हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। उसके साथ साथ अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें और इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे, बाकी हिंदी वाला जो सेक्शन है उसको अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। इस वीडियो को देखिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान देशांतर वाले स्थानों पर दिन की लंबाई समान होती है जबकि विभिन्न अक्षांशों पर स्थित स्थानों पर दिन की लंबाई अलग अलग होती है। ध्रुव और भूमध्य रेखा पर अक्षांश की 1 डिग्री रैखिक दूरी लगभग समान होती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। समान देशांतर नहीं, समान अक्षांशों पर जो लंबाई होती है वह समान होती है। ठीक है, समान अक्षांशों पर स्थित जो स्थान है यहाँ पे दिन की लंबाई अलग अलग होती है, सॉरी समान होती है, जबकि जो विभिन्न देशांतर है यहाँ पर दिन की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो देशांतर पर जैसे आप भूमध्य रेखा, देशांतर जो आपको जैस जो ऊपर सर्कल लाइन है इसे आप देशांतर कहते हैं, बाकी ये जो है आपका अक्षांश रेखा है। तो जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे दिन की लंबाई में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, दिन की लंबाई में वैसे ज्यादातर क्या होता है कि जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं दिन की लंबाई में कमी होने लगती है और भूमध्य रेखा पर दिन की लंबाई 12 घंटे की होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन की लंबाई 12 घंटे की होती है। पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि ध्रुव और भूमध्य रेखा पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी लगभग समान होती है। यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अक्षांश जो पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे पृथ्वी की केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और ध्रुव पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी होती है। ठीक है, जैसे अगर भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर यह 68 से 704 मील है तो वही है 45 डिग्री पर उनहत्तर से जो है 270 मील हो जाती है। ठीक है, बाकी इनके बीच जो औसत दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, इनके बीच की जो औसत दूरी है, ठीक, इनके बीच की औसत दूरी से तात्पर्य क्या है, जैसे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाल और सीमा दोनों भूपर्पटी का हिस्सा है। मैग्नीशियम और आयरन की अधिक मात्रा के कारण सियाल में सीमा की तुलना में अधिक घनत्व पाया जाता है। नीफे परत पृथ्वी की सबसे घनी परत है जो पूर्णतः ठोस होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन है पहला सही है, सियाल और सीमा दोनों भूपर्पटी का भाग है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी दोनों दूसरा विकल्प और तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका सियाल है इसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा की बात करें सीमा की बात करें तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है और जो आपका नीफे परत है इसमें निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। ठीक है, निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। दूसरा विकल्प आपका गलत क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा और लोहे और मैग्नीशियम के निम्न स्तर के कारण सियाल का जो घनत्व है 2.7 होता है। ठीक है, और सीमा की तुलना में इसका घनत्व लगभग 3% होता है। तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी के केंद्र के आसपास की सबसे जो भीतरी परत है जो कोर है, ठीक है, जिसे कोर कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है और यह मुख्य रूप से लोहे और निकिल से बनी होती है, जिसे इसीलिए इसे आमतौर पर निफे कहा जाता है। ठीक है, निकिल और फेरस से बनी होती है और इसका जो घनत्व है 9.5 से 14.5 तक होता है। ठीक है, 9.5 से 14.5 ग्राम तक होता है और उसके साथ साथ कोर में यह दो उप परतें पाई जाती हैं, जिसमें से भीतरी परत जो है नीफे की जो आंतरिक परत है, नीफे की आंतरिक परत तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन नीफे की जो बाह्य परत है वह अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अर्ध तरल अवस्था में। तो ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। गीजर और हॉट स्प्रिंग के बारे में देखिए। गर्म झरनों में अत्यधिक गर्म पानी सतह पर पहुंचने से पहले ठंडा हो जाता है, जबकि गीजर में अत्यधिक गर्म पानी भूमिगत पॉकेट में एक
मतलब एकत्र हो जाता है। गर्म झरने के विपरीत गीजर में लगातार गर्म पानी निकलता रहता है। गर्म झरने में पानी को सतह पर बहते हैं, जबकि गीजर में पानी विस्फोटक तरीके से बाहर निकलता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दो विकल्प गलत है, सॉरी दो विकल्प सही है। गर्म झरने और गीजर की बात करें तो ज्वालामुखी गतिविधि के कारण इनका निर्माण मैग्मा के साथ उथली गहराई पर ठोस होता है, लेकिन अभी भी यह गर्म अग्नि चट्टाने के साथ जो है भूजल की स्थिति में मौजूद होते हैं। इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। भूजल जो है छिद्रपूर्ण चट्टान के माध्यम से गहरे भूमिगत दरारों से रिस करके बाहर निकलता है, और मैग्मा कक्ष से निकलने वाली जो गर्मी है दबाव वाले पानी को सतह के दबाव पर पानी के क्वथनांक से ऊपर के तापमान पर गर्म कर देता है। ठीक है, गर्म झरने में बढ़ते अत्यधिक गर्म पानी को सतह पर पहुंचने से पहले भूजल द्वारा क्वथनांक से नीचे ठंडा किया जाता है, जबकि गीजर में अत्यधिक गर्म पानी भूमिगत पॉकेट में जमा रहता है। ठीक है, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में पूर्व में लगातार गर्म पानी का प्रवाह होता रहता है, जबकि गीजर में रुक रुक कर कुछ अंतराल पर पानी का प्रवाह देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो गर्म झरने में पानी को सतह पर प्रसारित होने और बिना किसी विस्फोट के स्वतंत्र रूप से बहने दिया जाता है, जबकि गीजर में पानी की जो धारा है यह आमतौर पर विस्फोटक के साथ उत्सर्जित होता है। ठीक है, जो अक्सर चट्टानों से रिसने वाली गैसों के कारण होता है। ठीक है, तो ये बात आपका सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? बाथोलीथ जो मैग्नेटिक है पदार्थ का एक बड़ा पिंड है जो बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है। लोपोलीथ एक बड़ा गुंबद के आकार का पिंड है जो नीचे से इस पाइप जैसी नाली से जुड़ा होता है। फैकोलीथ सिंक लाइन के आधार पर पाए जाने वाले वलित चट्टानों का एक लहरदार द्रव्यमान है। और डाइक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के निकट क्षैतिज पिंड है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। और इसमें अगर अंतर्वेदी ज्वालामुखी की बात करें, ये उस ज्वालामुखी की बात कर रहा है जैसे ज्वालामुखी ज्यादातर उद्गार होता है और धरातल पर इसका जो मैग्मा है वो प्रसारित होता है, जिसके बाद अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन जिस क्षेत्र का धरातल बहुत अधिक ठोस होता है, बहुत अधिक मजबूत होता है, इस धरातल को जो चट्टान का मतलब जो ज्वालामुखी का मैग्मा है तोड़ पाने में सक्षम नहीं होता है। तो यह जो ज्वालामुखी उद्गार होता है यह धरातल को तोड़ नहीं पाता है। इस कारण यह आंतरिक क्षेत्र में ही नवीन जो संरचनाएं हैं उसका निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कहीं पे ऐसी संरचना का निर्माण होगा, कहीं ऐसी, ठीक है, कहीं ऐसी मोटी सील परत के रूप में इसका निर्माण होगा, ठीक, कहीं ऐसे तस्तरीनुमा निर्माण होगा। ठीक, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही पाया जाएगा। ठीक है, ये आपका ज्वालामुखी पाइप हो गया। ठीक है, जहां से मैग्मा का उद्गार होता है और यह नवीन संरचनाएं हैं जो इससे संबंधित इसका निर्माण होता है। और इसके पृथ्वी के आंतरिक भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे बैथोलीथ, लैपोलीथ, फैकोलीथ, डाइक, सीडॉक। ठीक है, ये सभी जो है इसके नाम है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। और इसमें अगर हम देखें तो लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर अग्नि चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टान और प्लूटोनिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। क्रिस्टल भागों के भीतर ठंडा होने वाला जो भिन्न पदार्थ होता है, भिन्न मैग्मा होता है लावा, उसी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बैथोलीथ मैग्नेटिक सामग्री के बड़े पिंड होते हैं जो क्रस्ट की गहराई में ठंडे हो जाते हैं और बड़े गुंबद के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, बड़े गुंबद के रूप में विकसित होते हैं, इसी को कहा जाता है बैथोलीथ। ठीक है, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि लैकोलिथ एक समतल आधार वाले बड़े गुंबद के आकार के पिंड होते हैं और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़े होते हैं। इसे लावा का स्थानीय स्रोत माना जाता है जी, जो सतह पर अपना रास्ता खोजता है। ठीक है, इसके साथ साथ लैपोलिथ तब इसका जो विकास होता है, लैपोलिथ के विकास की अगर हम बात करें, इसका विकास तब होता है जब लावा क्षैतिज दिशा में चलता है और तस्तरी का आकार, तस्तरीनुमा, ये जो है आपका तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है। इसे जो है लैपोलिथ कहा जाता है। ठीक है, इसे लैपोलिथ कहा जाता है। तीसरा विकल्प जो आपका सही है। थैकोलिथ एक प्रकार की पताली आग्नेय चट्टान अर्थात प्लूटोनिक चट्टान है जो लहरदार वलित चट्टानों वाले इलाके में देखने को मिलता है और इसमें चट्टानी संस्तरों के बीच जम जाते हैं। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से इसकी जो ये आपको दिखाया गया परत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मैग्मा का जमाव परतों के रूप में होता है धरातल के नीचे ही। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं फैकोलिथ के नाम से। ठीक, चौथा आपका गलत क्यों है? क्योंकि जो यह सामग्री है इनकी मोटाई के आधार पर आग्नेय चट्टानों के निकट क्षैतिज पिंडों को शील शीट के नाम से जाना जाता है। पतली को सीट कहा जाता है और मोटी को सील कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका ऐसे जमा होता है। ठीक है, इसमें अगर पतले
रूप में जमा हो तो इसको कहेंगे सीड, और यह मोटे जमा हो तो इसको कहेंगे सीड। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। सॉरी, पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनाच्छादन के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही है? यह एक अंतर्जात प्रक्रिया है जो पृथ्वी की स्थल मंडलीय सतह को एक सामान्य स्तर पर लाती है। यह अपक्षय अपरदन परिवहन का परिणाम है। भारत में अन्नमलाई पर्वत अनाच्छादन प्रक्रिया के अधीन रहा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? खुद के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि अनाच्छादन जो है यह एक बहिर्जात प्रक्रिया है जो अंतरजात बलों द्वारा अपने अपक्षय अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से निर्मित रहता है। ठीक है, और इसमें भूमि की सतह को नष्ट करने में जो इसकी शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं। ग्रेडेशन पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाली एक क्षरणकारी है और बहिर्जात शक्तियों द्वारा यह संपादित की जाती हैं। उसके साथ साथ ऊंचाई को नष्ट कर देती हैं और पृथ्वी की सतह को खोखले हिस्से को भर देती हैं, जिससे स्थल मंडल की सतह एक सामान्य स्तर का हो जाता है। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से अनाच्छादन और जो डिनोटेशन वगैरह होता है उसके साथ साथ जो इनका परिवहन होता है, और इसके आच्छादन के बाद परिवहन के बाद जो है कहीं और पे नवीन संरचनाएं का निर्माण होती है, या फिर जो गड्ढे वगैरह होते हैं तो इसके द्वारा जो जो आपका अपर्दन हुआ है वर्धित पदार्थों द्वारा यह गड्ढा भर जाता है और एक समतल भूमि का निर्माण होता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। सरगैसो सागर के बारे में देखिए, सरगैसो सागर का नाम सारगासु सारगासुम समुद्री शैवाल के नाम पर रखा गया है। समुद्र पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के भीतर है। कौन सा विकल्प? और सारगैसो सागर केवल समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, सही सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। सरगैसो सागर यह मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में जो आपका कनाडा का आपका पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर देखने को मिलता है, जहाँ दो विपरीत धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं। जहाँ दो विपरीत धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं वहां पे मुख्य रूप से प्लैंकटन पाए जाते हैं। ठीक है, प्लैंकटन पाए जाते हैं जो मछलियों का प्रिय भोजन होता है। ठीक है, और सारगैसो सागर जो है यह इसी प्रकार का है। ठीक है, इसी प्रकार का है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय उत्थान महाद्वीप का तटरेखा से महाद्वीपीय किनारे तक समुद्री विस्तार है। महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र तल के बीच ढलान है। महाद्वीपीय शेल्फ गहरे समुद्र के मैदान से महाद्वीपीय ढलान तक एक विस्तृत सौम्य ढलान है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है? क्योंकि महाद्वीपीय शेल्फ तट रेखा से महाद्वीपीय किनारे तक महाद्वीप का समुद्री विस्तार है जो लगभग 600 फीट तक पाया जाता है। ठीक है, और इस आइसोबैथस समुद्र तल से जो नीचे की गहराई को चिन्हित करने वाली जो आकृति होती है उसे आइसोबैथस कहा जाता है। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है क्योंकि महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र तल के बीच की ढलान है। ठीक है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा गलत है क्योंकि महाद्वीपीय उभार जो है या गहरे समुद्र के मैदान में महाद्वीपीय ढलान की ओर एक विस्तृत झुकाव होता है। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी और उनसे जुड़ी जो विशेषताएं हैं। शिल्ड ज्वालामुखी ठंडे होते हैं और इनमें अधिक चिपचिपा लावा प्रवाहित होता है। सीडर ज्वालामुखी में तीव्र ढलान होती है और लेकिन अन्य ज्वालामुखियों की तुलना में यह छोटे होते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता कम विस्फोटक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। पहला गलत है क्योंकि ढाल वाले ज्वालामुखी में बहुत अधिक तरल बेसाल्टिक लावा बहता है और ठंडे होने से पहले लावा एक पतली परत में फैल जाता है और ये विश्व के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े आकार का निर्माण करते हैं। और यह जो है बड़ा चौड़ा शंकु होता है जिसकी भुजाएं केंद्र से धीरे धीरे दूर की ओर झुकी हुई होती हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे विकल्प की। सिंडर ज्वालामुखी में थोड़ा लावा होता है क्योंकि विस्फोट के दौरान मैग्मा कठोर हो जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सिंडर कोन ज्वालामुखी अन्य प्रकार के ज्वालामुखी की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, और इसके अगर कुछ उदाहरण हम देखें तो इटली का जो माउंट विसुवियस एक प्रसिद्ध सिंडर ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, तीसरा विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मिश्रित ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों की विशेषता बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अधिक चिपचिपे लावा विस्फोट होते हैं। इन ज्वालामुखियों के परिणामस्वरूप अक्सर विस्फोट जो होते हैं बहुत तीव्र होते हैं और इसी के साथ जो लावा है लावा के साथ बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक सामग्री राख और जो धुआंरे होते हैं
वह सतह पर आते हैं और यह जो सामग्री है वेट ओपनिंग के आसपास जमा हो जाते हैं, जिससे परतों का निर्माण होता है। ठीक है, और इससे माउंट मिस्री ज्वालामुखी के रूप में दिखाया गया है, कह सकते हैं जाना जाता है। ठीक है, इसे मिस्री ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका सही है वो हो जाएगा पहला और तीसरा। दूसरा आपका सही है, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, इसमें सही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के दबाव में भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निचले वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ऊर्ध्वाधर दबाव तेजी से बढ़ता है। दबाव की क्षैतिज भिन्नता पृथ्वी की सतह के गैर समान तापमान के कारण होती है। दबाव के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखा खींचकर किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। निचले वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ऊर्ध्वाधर दबाव तेजी से बढ़ता है, जी आपका गलत है। ठीक है, निचले वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दबाव तेजी से घटता है, न कि बढ़ता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवाएं उत्तर दिशा में बहती हैं? चिनूक, सिराको, मिस्ट्रल या फिर पैम्पेरो? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक, पहला तीसरा गलत है। चिनूक यह एक गीली और गर्म, चिनूक जो है यह गर्म हवा है जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बहती है। चिनूक जिसका चिनूक जिसे हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात बर्फ खाने वाला। ठीक, और यह बर्फ को पिघला देता है। या जिस क्षेत्र चिनूक जिस क्षेत्र में प्रवाहित होता है, यह रॉकी पर्वत के ढाल से जो है उतरता है। ठीक है, और अमेरिका का जो आपका प्रेयरी मैदान है वहां पे मुख्य रूप से यह प्रवाहित होता है और उन क्षेत्र में जो बर्फ पड़ते हैं उन बर्फ को यह पिघला देता है। ठीक है, जिससे यह प्रेयरी घास के मैदान का या प्रेयरी घास जो मैदान है उसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके साथ साथ चिनूक की अगर हम बात करें, वे घास के मैदान को बर्फ से मुक्त कर देता है और यह पशुपालन के लिए एक बहुत ही फायदे का कार्य करता है। ठीक है, मतलब उपयोगी होता है। बाकी सिराको या उत्तरी भूमध्य रेखा और दक्षिणी यूरोप के महान ऊपर होने वाली जो गर्म आर्द्र हवा है, जहां यह दक्षिण या दक्षिण पूर्व से चलती है और सुविधाजनक आर्द्र हवा लाती है। यह उत्तरी अफ्रीका में शुष्क हवा के रूप में उत्पन्न होती है और उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर बढ़ते हुए नमी ग्रहण करती है और वर्षा करती है। ठीक है, उसके साथ साथ मिस्ट्रल की बात करें, या दक्षिणी फ्रांस से निचली रोन घाटी, जो फ्रांस से निचली जो रोन घाटी है उसके साथ साथ भूमध्य सागर की ओर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और यह सर्दियों में सबसे अधिक प्रबल होती है और कभी कभी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पैम्पेरो की बात करें तो यह ठंडी हवा है जो दक्षिणी अमेरिका की अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान में उत्पन्न होती है और वहीं पे यह प्रवाहित होती है। यह पैम्पास के ऊपर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दूसरा चौथा सही है, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार की जलवायु समशीतोष्ण क्षेत्र में होती है जो उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। ऐसे अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं जहां छोटी घास के लिए पर्याप्त बारिश होती है लेकिन बढ़ने के लिए पर्याप्त घास या पेड़ नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों को फसल भूमि और चारागाह में बदल दिया गया है। इस जलवायु प्रकार की प्रमुख जनजातियां किर्गिज, रेड इंडियन और कलमुख है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? मतलब किस जलवायु की यह विशेषता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह स्टेपी प्रकार की जलवायु की विशेषता है। ठीक है, स्टेपी प्रकार की जलवायु जिसे समशीतोष्ण जलवायु भी कहा जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, शीतोष्ण क्षेत्रों में ठंडी, सर्दियां गर्म, ग्रीष्म काल के साथ साथ अलग अलग मौसमी तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेपी या अर्ध शुष्क है जिसका अर्थ होता है कि उसमें हर साल 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ पर छोटे घासों को सहारा देने के लिए पर्याप्त बारिश होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका आपका सी हो जाएगा, स्टेपी प्रकार की जलवायु है, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से इस युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसमें ऊपर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। एट्रोपोर्ट, संग्रह केंद्र जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों से सामान लाया जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल, उन जहाजों को प्राप्त करके मूल बंदरगाहों की सेवा करे जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। अंतर्देशीय बंदरगाह, नदी या नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ। आउटपोर्ट, समुद्री मार्ग पर विकसित किया गया जहाज जहां ईंधन भरने के लिए लंगर डालते हैं। इसमें जो है कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला एट्रोपार्ट बंदरगाह यह समग्र केंद्र होते हैं जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों से सामान लाया जाता है। जैसे अगर बात करें तो सिंगापुर एशिया में यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। दूसरा आपका गलत है,
कॉल के बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्ग पर कॉलिंग पॉइंट के रूप में विकसित होते हैं, जहां जहाज ईंधन भरने, पानी भरने या खाद्य पदार्थ लेने के लिए आती हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका जो है गलत हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण आपका होनोलुलु, अदन, होनोलुलु और सिंगापुर के जो बंदरगाह हैं वो जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बाकी तीसरा आपका सही है। अंतर्देशीय बंदरगाह, यह बंदरगाह समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं और वे नदी या नहर के माध्यम से समुद्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चौथा सॉरी तीसरा आपका सही हो जाएगा। चौथे विकल्प की अगर हम बात करें, चौथा विकल्प आपका गलत है, क्योंकि बाहरी बंदरगाह या वास्तविक बंदरगाह से दूर बने गहरे पानी के बंदरगाह होते हैं और यह उन जहाजों को प्राप्त करके मूल बंदरगाहों की सेवा करते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, मतलब वे बड़े जहाज जो समुद्र के बीच क्षेत्र में ही अपना लंगर डालते हैं, धरा मतलब किनारे वाले क्षेत्र पे नहीं आते हैं। ठीक है, किनारे वाली जगह पे ना आकर के बीच में ही लगे रहते हैं और अन्य जहाजों के माध्यम से इसमें जो पदार्थ जो सामान होते हैं उनको परिवहन किया जाता है, या तो उन्हें स्थलीय क्षेत्रों पे लाया जाता है या फिर तटीय क्षेत्रों से कुछ सामान उसमें क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा गलत है। पवन ऊर्जा के बारे में देखिए, चीन के बाद भारत पवन ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता तमिलनाडु में सबसे अधिक है। तमिलनाडु में जून से अक्टूबर और गुजरात में अगस्त से सितंबर तक पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला आपका गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी बात करें, दुनिया में सबसे अधिक पवन ऊर्जा से जो विद्युत का उत्पादन करता है वो आपका चाइना है। दूसरे नंबर पे आपका अमेरिका आता है और भारत इस मामले में चौथे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है जर्मनी और पवन ऊर्जा के मामले में जिससे बिजली उत्पन्न होता है उस मामले में भारत चौथे नंबर पे आता है। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। महासागरों के ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण के बारे में देखिए, गहराई के साथ तापमान में कमी की दर ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। समुद्र के पानी का अधिकतम तापमान सतह पर होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता होने के बावजूद तेज ऊपरी हवाओं का अनुभव न होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता बहुत छोटी होती है। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता लगभग बराबर लेकिन विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होती है। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता और तेज ऊर्ध्व हवाओं के बीच कोई संबंध नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता बल क्षैतिज दबाव प्रवणता की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, न कि छोटा होता है। ठीक, और यह आमतौर पर लगभग बराबर लेकिन विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है और इसलिए हमें तेज ऊपरी हवाओं का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका ऊर्ध्वाधर दबाव है और तेज ऊर्ध्व हवाओं के बीच कोई संबंध नहीं होता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, जो ऊंचाई के साथ जो है गुरुत्व ऊंचाई के साथ दबाव में कमी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वायु का जो घनत्व है इसको नियंत्रित करने वाले जो कारक है मुख्य रूप से तापमान, जल वाष्प की मात्रा हो गई, गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनशीलता हो गई। ऊंचाई दबाव के बीच कोई सरल संबंध यह पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें इसके अंतर्गत जो हवा का दबाव है घनत्व के साथ साथ तापमान के समानुपाती होता है, इसलिए तापमान या घनत्व में परिवर्तन से दबाव में उसी अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित पदों सतहों को उनके अल्बिडो के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अल्बिडो होता क्या है? देखिए, पृथ्वी पर जो सौर विकिरण आती है, ठीक है, पृथ्वी की किसी सतह से टकरा करके कितना या पुनः जो है परावर्तित हो जाती है। जिस क्षेत्र से टकराकर जितना अधिक यह परावर्तित होगी उस क्षेत्र का एल्बिडो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, उस क्षेत्र का एल्बिडो उतना ही अधिक होगा। तो सबसे अधिक जो एल्बिडो होता है, सबसे अधिक जो एल्बिडो है वो ताजा बर्फ का होता है। ठीक है, ताजा बर्फ का होता है। ठीक, ताजा बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका जो पुराने बर्फ होते हैं, मतलब वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका रेत, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। रेत तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर है आपका पतला बादल चौथे नंबर पे, और घास जो है आपका पांचवें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक जो अल्बिडो है वो ताजा बर्फ का होता है। ठीक है, उसके बाद आपका पुराना बर्फ है, फिर आपका रेत है, उसके बाद है आपका पतला बादल, फिर है घास। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 4 2 1 4 2 5 3 ऑप्शन बी, 1 4 2 5 3। यह मिट्टी दक्कन के पठार के दक्षिण और पूर्वी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित हुई है। वे आमतौर पर उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में
मोटे अनाज वाली संरचना के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती है। उसमें आमतौर पर ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह किस मिट्टी की बात कर रहा है? देखिए इस बात के बारे में कल वाले सेक्शन में जो आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला टेस्ट सीरीज कराया गया था उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे, तो आई होप इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। इसकी अगर हम बात करें, यह जो है लाल और पीली मृदा है, ठीक है। लाल और जो दक्कन के पठार पर मुख्य रूप से पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर इसका विकास होता है। पश्चिमी घाट के जो पिडमांट क्षेत्र है इसके साथ साथ यह एक लंबे क्षेत्र पर लाल दोमट मिट्टी का जो है मुख्य रूप से विस्तार देखने को मिलता है। पीली और लाल मिट्टी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों में पाई जाती है। उसके साथ साथ मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में, उसके दक्षिण हिस्से में भी यह मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें क्रिस्टलीय और उपाधि चट्टानों में लोहे के प्रसार देखने को मिलते हैं और इस कारण मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है। यह आर्द्र रूप में होती है, यह पीली भी दिखाई देती है, ठीक है। जैसे सूखने पर यह लाल हो जाती है और गीली होने पर यह पीली दिखाई देती है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से मोटे दाने वाली संरचना के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती है और इसमें आमतौर पर ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह एक शुष्क वर्षा छाया रेगिस्तान है और उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। यह सियरा नेवादा रेंज में कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है और उत्तर में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनोरन रेगिस्तान में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह किसकी बात कर रहा है? पूर्व के हिसाब से आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोजावे मरुस्थल जो है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यह विशेषता है मोजावे मरुस्थल की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हैम्बर्ग ये जर्मनी में है, एंटवर्प है नीदरलैंड में, बाल्टीमोर है अमेरिका में और हवाना है ब्राजील में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी। इसमें अगर हम बात करें हैम्बर्ग, हैम्बर्ग आपके जर्मनी में है, ठीक है। हैम्बर्ग है जर्मनी में, बाल्टीमोर है अमेरिका में, ये दोनों आपके सही हैं। हैम्बर्ग जर्मनी में है, बाल्टीमोर अमेरिका में है। और आपका एंटवर्प की बात करें, एंटवर्प नीदरलैंड में नहीं बल्कि बेल्जियम में है, ठीक है। यह आपके बेल्जियम में है एंटवर्प। हवाना की बात करें, हवाना जो है आपके क्यूबा में है, ठीक है। हवाना है क्यूबा में, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ अन्य बंदरगाह की अगर हम बात करें, संघाई चाइना में है, हवाना क्यूबा में है, किंगदाओ है चाइना में, जेवेल अली दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, रॉटरडम नीदरलैंड में है, पोर्ट क्लैग मलेशिया में, एंटवर्प है बेल्जियम में और बाल्टीमोर अमेरिका में है, लॉस एंजिल्स अमेरिका, कोहिन बंदरगाह जापान में है और सैंटोस है ब्राजील में, जिसे मुख्य रूप से कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। महाद्वीपों में कोयले के वितरण के बारे में देखिए, रूर है यूरोप में, सिगरेनी है एशिया में, सांता कैटरीन है उत्तरी अमेरिका में और वेकी है अफ्रीका में। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में देखिए, विषुवत रेखा को मिलाकर के कुल 121 अक्षांश रेखाएं हैं। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वो सबसे अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला गलत है। विषुवत रेखा को मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, कुल 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे अधिक दूरी होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो कम होती जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ठीक है। और देशांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं ऐसे खींची जाती है, ठीक है। आपकी देशांतर रेखाएं हो गई, ये आपकी देशांतर रेखाएं हो गई, ये है आपके भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह सबसे अधिक देखने को मिली और जैसे हम ऊपर जाएंगे इसकी दूरी कम होती जाएगी और यह 90 डिग्री पर यह एक बिंदु मात्र है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु मात्र है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। शुक्र ग्रह के बारे में देखिए, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का वातावरण काफी सघन और विषाक्त होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प शुक्र ग्रह के बारे में सही हो जाएगा। भूकंपी तरंगों के बारे में देखिए, ऐसे तरंगों को दबाव वाली तरंग कहते हैं। ऐसे तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? जो भूकंपी तरंगे हैं उनके बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक तरंग जो भूकंपी तरंग है इनको तीन भागों में बांटा गया है।
एक है प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी तरंग और धरातली तरंग, जिसे एल वेव सिग्नल के नाम से जाना जाता है, PSL। ठीक है, इसमें प्राथमिक तरंग यह ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और अंधेर तरंग होती हैं, क्योंकि इनमें संचरण और कणों का जो दोलन है सीधाई में होता है। ठीक है, और तरंगों से दबाव पड़ता है। ठीक, इनकी गति सभी भूकंपी तरंगों में सबसे अधिक होती है, जिस कारण ये तरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले क्या की जाती है, महसूस की जाती है। तो धरातल पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है वह भूकंपी जो तरंग है प्राथमिक है। प्राथमिक तरंग सबसे पहले धरातल पे महसूस की जाती है। ठीक है, और जहां से इसकी उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है भूकंप मूल, उसे भूकंप मूल कहा जाता है। और जिस स्थान पे सबसे पहले महसूस की जाती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक, बाकी इसके बारे में अगर और हम देखें तो इसके अंतर्गत जो आपकी यस तरंग है इन्हें गौड़ तरंग अथवा सेकेंडरी तरंग कहा जाता है। यह अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। इन तरंगों की संचरण दिशा और कणों के दोलन की दिशा के समकोण पर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों जो है गलत है। कनाडा की अवस्थिति के बारे में देखिए, कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा है और इसकी जो तटीय सीमा है आर्कटिक महासागर से नहीं लगती है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। कर्नाटक की सीमा आर्कटिक महासागर से लगती है। ठीक है, कर्नाटक की जो सीमा है आर्कटिक महासागर से लगती है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। बाकी अगर हम बात करें, कनाडा जो है इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है। भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के दुर्बलता मंडल का निर्माण करता है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। भूपर्पटी तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर के स्थल मंडल बनाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यह कोर की बात कर रहा है। ठीक है, कोर की, तो बाह्य कोर जो है तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, बाकी पहला आपका गलत है, क्योंकि महासागरी भूपर्पटी महाद्वीपीय भूपर्पटी से कम मोटी परत होती है। ठीक है, कम मोटी होती है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और दुर्बलता मंडल मंडल जो है स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल स्थल मंडल या मेंटल के नीचे सघन कमजोर परत होता है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। 100 किलोमीटर की आंतरिक संरचना भाग में या मुख्य रूप से पाया जाता है। बाह्य क्रोड या तरल अवस्था में पाया जाता है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और भूपर्पटी तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। भूपर्पटी और मेंटल का निचला भाग मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका सी है। भूपर्पटी में पाया जाने वाला प्रतिशत, भूपर्पटी में पाए जाने वाला प्रतिशत के आधार पर सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। भूपर्पटी पे जो पदार्थ पाया जाता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है और यह भूपर्पटी पे लगभग पाया जाता है आपके 46.8% के आसपास। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किस बल पर यह निर्भर है। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने मतलब प्रस्तावित किया था, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, चंद्रमा का ज्वारीय बल, ध्रुवीय फ्लिंग बल या फिर सूर्य का ज्वारीय बल। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, पहला गलत है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, बल्कि पृथ्वी का जो घूर्णन है इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन सूर्य के पृथ्वी की परिक्रमा का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, इस सिद्धांत पर जो है इन्होंने इसका प्रतिपादन नहीं किया था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भूपर्पटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। भूपर्पटी के बारे में कौन सा विकल्प सही है। यह सभी परतों में सबसे पतला है। खनिजों का निष्कर्षण भूपर्पटी से होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प भूपर्पटी क्रस्ट के बारे में सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्त पर्वत नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज, सतपुड़ा या फिर यूराल। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूराल। यह जो है भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए यूराल की बात करें, यूराल पर्वत एक वलित पर्वत है। यूराल पर्वत एक वलित पर्वत है। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक, बाकी जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है यह है आपके जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है।
सॉल्ट रेंज की बात करें, सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान में, यह पाकिस्तान में है, और सतपुड़ा भारत में है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? मैजिनॉट रेखा किस देश में है? भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर यूक्रेन? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में है मैजिनॉट रेखा। ठीक है, फ्रांस में मैजिनॉट रेखा है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है इसका निर्माण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसका निर्माण किया गया था, और यह फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, सही आंसर सी हो जाएगा। शुद्ध ग्रह के बारे में देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ठीक है, इसके बीच पाया जाता है, और इसमें छोटी और अंडाकार कक्षाएं होती हैं। शुद्ध ग्रह के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। शुद्ध ग्रह के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उनका पिंड जल जाते हैं? मध्यमंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल या फिर क्षोभमंडल? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यमंडल में क्षुद्र ग्रह जब आते हैं, जो उल्का पिंड मध्यमंडल में जब प्रवेश करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के कारण जो है यह क्या हो जाता है, इसमें विस्फोट होता है, मतलब ये जलने लगता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, अभिवहन या फिर एल्बिडो? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी है। ठीक है, वायुमंडल के तापन और शीतलन के लिए जो उत्तरदायी है उसमें मुख्य रूप से विकिरण, चालन, संवहन, अभिवहन, प्रकीर्णन, अपवर्तन और एल्बिडो, ये सभी जो है आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सुंडा जल संधि जावा सुमात्रा के बीच में है, ताइवान जल संधि कोरिया और जापान के बीच में, और जो आपका सुसीमा जल संधि है यह रूस और जापान के बीच में है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। सुंडा जल संधि यह इंडोनेशियाई सेलॉट सुंडा और चैनल है जो जावा पूर्व और सुमात्रा के बीच में स्थित है। ठीक है, सुंडा जल संधि मध्य हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ताइवान जल संधि, जिसे फार्मोसा जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, और यह ताइवान महाद्वीप एशिया के द्वीप को अलग करता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, यह जल संधि वर्तमान में दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है जो उत्तर में पूर्व चीन सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करें, सुसीमा जल संधि, यह पूर्वी चैनल कोरिया जल संधि का एक भाग है जो कोरिया और जापान के बीच में स्थित है, और यह जापान के सागर, जो जापान सागर है, इसको पीला सागर और पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, जापान सागर को पीला सागर और पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली को कोयला उत्पन्न करने वाली चट्टान प्रणाली कहा जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता है, उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है गोंडवाना संरचना, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पृथ्वी से वायुमंडल की ओर उत्सर्जित होने वाले विकिरण को दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में ऊष्मा का लाभ ऊष्मा हानि से कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही, दोनों विकल्प सही। देखिए, पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है, जो ऊर्जा आती है सौर से, सौर विकिरण जो आता है वह लघु तरंग के रूप में आता है। ठीक है, लघु तरंग के रूप में, और पृथ्वी से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वह दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, दीर्घ तरंग के रूप में। ठीक, और जो वायुमंडल गर्म होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इसी से मुख्य रूप से गर्म होता है, याद रखिएगा। और इसमें भी जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होता है दीर्घ तरंग, सॉरी, लघु तरंग के रूप में, और पृथ्वी से जो उत्सर्जित होता है दीर्घ तरंग के रूप में होता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, ऊष्मा प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा काफी ऊंचाई तक पहुंचाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। ऊष्मा प्रबल संवहन धाराओं द्वारा काफी ऊंचाई तक पहुंचाई जाती है। भूमध्य रेखा पर संवहनी हवाएं चलती हैं। ठीक है, जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई को बढ़ा देती है। ठीक, क्षोभ मंडल की ऊंचाई को बढ़ा देती है। सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन तथा जल के प्रभाव से पर्वतों के लगातार अपरदन से पर्वत इन शेल वर्ग में बदल जाता है। कमजोर चट्टानों के अपरदन से यारडांग का निर्माण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है? जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग या फिर सुंडा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पछुआ पवनों के संदर्भ में देखिए, पछुआ पवन पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली अस्थायी पवन है।
इन पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, पछुआ पवन सर्वाधिक जो तीव्र होती है, सर्वाधिक इसका जो विकास हुआ है वो दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपी भागों की अधिकता जो है नहीं है। ठीक है, महाद्वीपी भाग बहुत कम पाए जाते हैं और पश्चिमी जो आपके पछुआ पवन है इसी को ही दक्षिणी गोलार्ध में विभिन्न अक्षांशों पर इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें 40 डिग्री 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पाया जाता है इसे, और 40 डिग्री दक्षिणी के बीच इसे गरस्ता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री के पास समीपवर्ती इलाकों में इसे प्रचंड पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री पर चीखता साठा कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक पछुआ पवन जो तीव्र होती है, इसकी तीव्रता जो अधिक होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे महाद्वीपी भागों की कमी पाई जाती है, जिसके अनुसार या जिसके कारण जो है इसे विभिन्न अक्षांशों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, विभिन्न अक्षांशों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। चट्टानों के बारे में देखिए, एंडेसाइट एक आग्नेय चट्टान है, गैब्रो एक अवसादी चट्टान है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। गेब्रो एक अवसादी चट्टान है, ये आपका गलत हो जाएगा। गेब्रो की बात करें, यह एक मोटे दाने वाली गहरे रंग की अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान है और यह आमतौर पर काले या गहरे हरे रंग की होती है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गैरान यह सेंट्रल मैसिव फ्रांस से निकल करके बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है। एल्ब नदी हैम्बर्ग शहर जर्मनी इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को सोमर्स द्वीप कहा जाता है? सेंट पियर द्वीप, मिलान, बरमूडा या फिर मेडागास्कर? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बरमूडा द्वीप को सोमर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। एल के बारे में देखिए, यह पेरू तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है। इसके परिणामस्वरूप प्लवक की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत है। एल का प्रभाव जब अधिक होता है तो मछलियों की संख्या समुद्र में कम होती है। क्यों? क्योंकि तापमान में वृद्धि हो जाती है जिस कारण मछलियां मरने लगती हैं, ठीक है, तो पहला आपका सही दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वायुदाब का मान लगभग सभी जगह समान होता है, वर्षा ऋतु में वायुदाब अपेक्षाकृत कम हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, वायुदाब का मान हर जगह एक जैसा होता है, आपका गलत है। वायुदाब मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर करता है और ऐसे में वायुदाब का मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरा सही है पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका में जो स्थानांतरित कृषि उसको चेन्ना कहा जाता है, ब्राजील में लडांग और इंडोनेशिया में रोका। कौन सा विकल्प इसका सही है? सॉरी, कौन सा विकल्प सही नहीं है यह बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। श्रीलंका में इसे चेन्ना के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में इसे कहा जाता है रोका, ब्राजील में रोका कहा जाता है। और इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया में इसके लडांग और हुमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह स्थानांतरित कृषि है, तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कारागांडा कजाकिस्तान का सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम मात्र तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला आपका सही है दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, पश्चिमी एशिया में इराक ईरान से में कई ऐसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक और भंडारण क्षेत्र हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। इराक का जो किरकुक पेट्रो क्षेत्र है यह काफी प्रसिद्ध है जो आंतरिक भाग में स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम मात्र तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है, आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी रह जाती है जिसे उपभू कहा जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य अधिक दूरी जब होती है तब उसे अपभू कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जब न्यूनतम होती तब उसे कहा जाता है उपभू, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जब अधिकतम होती है तब उसे कहा जाता है अपभू। ठीक है, और इसी तहत इसी के अकॉर्डिंग जो है कुछ और है, जैसे उपसौर और अपसौर। ठीक, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, कम होती है, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है उपसौर। और जब इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है
तब इसे कहा जाता है अपसौर। ठीक है, अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो तब इसे अपसौर कहेंगे, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो तब इसे उपसौर कहेंगे। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो तब उसे कहेंगे उपभू, और जब अधिकतम हो तब इसे कहेंगे अपभू। ठीक है, दोनों विकल्प से हो जाएगा, याद रखिएगा, उपभू अपभू उपसौर और अपसौर किसके किसके बीच की दूरी है, और कब यह न्यूनतम कब अधिकतम होगी उस समय उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, अल नीनो के दक्षिणी दोलन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह पूरी पृथ्वी पर वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है, यह वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण और वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करती है। लानिना और अल नीनो के संयुक्त चरण को अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ग्रीष्म अयनात के बारे में देखिए, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन होता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के देश सूर्य के सबसे निकट होते हैं। यह समय उत्तरी गोलार्ध में जून में और दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, अयनात की अगर हम बात करें, यह जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठहरा हुआ सूर्य। ठीक है, और यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में वर्ष में 2 बार देखने को मिलता है, एक बार ग्रीष्म ऋतु में और एक बार शीत ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म अयनात या उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के देश सूर्य के सबसे निकट होते हैं और सूर्य कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री पर, इस पर जो है मुख्य रूप से कह सकते हैं कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। ग्रीष्म अयनात उत्तरी गोलार्ध में जून माह में और दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर माह में देखने को मिलता है, न कि सितंबर माह में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, जून में और दिसंबर में, जून में और दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में जी आपका गलत हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर हम कुछ और देखें तो इस दिन पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा उत्तरी ध्रुव पर भूमध्य रेखा की तुलना में 30% अधिक होती है। सही आंसर बी हो जाएगा। पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित जो आकृतियां आपको बताना है कौन सी आकृतियां पवनों द्वारा निर्मित होती हैं, यारडांग, ज्यूगेन और लोयस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। यह जो है पवन की अपर्दन द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, इन भू आकृतियों का, यारडांग और ज्यूगेन का। ठीक है, पवन अपर्दन द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसमें यारडांग है, ज्यूगेन है, ठीक है, अपस्फीति हॉलो है और प्लाया है। इन सभी का निर्माण भू आकृति, इन सभी भू आकृतियों का निर्माण पवनों के अपर्दन द्वारा होता है। ठीक है, बाकी अगर हम लोयस और टिब्बा इसकी बात करें, इसका जो निर्माण है वह पवनों के अपर्दन द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ठीक, लोयस मैदान का निर्माण कब कौन किस, एक सेकेंड, देखिए पवन अपर्दन की बात कर रहा है। ठीक है, लोयस मैदान का जो निर्माण होता है वह पवनों के डिपोजिशन से होता है। ठीक है, और इससे जब पवनों द्वारा किसी भी क्षेत्र का अपर्दन करके उसका परिवहन करके कहीं और ले जाया जाता है और वहां पे डिपॉजिट किया जाता है, इससे लोयस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, उससे लोयस मैदान का निर्माण होता है। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। सागर नितल प्रसरण के बारे में देखिए, यह परिकल्पना अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित की गई थी और वर्तमान में सागर नितल प्रसरण की जो दर है वैश्विक स्तर पर लगभग 35% तक धीमी हो गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत है हैरी हेस द्वारा दिया गया था, हैरी हेस द्वारा दिया गया था। ठीक है, हैरी हेस द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था? 1960 में दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने नहीं दिया था, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तापमान, हवा, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कारक जो है महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिजली उत्पन्न करने वाले बादलों के बारे में देखिए, यह आमतौर पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और इनका आधार पृथ्वी की सतह से लगभग 1.2 किलोमीटर ऊपर होता है। इनके शीर्ष पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूनियन द्वीप और आइलैंड। इसमें से बताना है कौन ज्वालामुखी तपस्थ के रूप में जाना, ज्वालामुखी तप्त स्थल के रूप में किसे जाना जाता है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी को ज्वालामुखी तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूनियन द्वीप और आइसलैंड। ठीक है, सभी को सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है।
हमाद प्रकार की जो स्थलाकृति हैं इस पर भी आपको विचार करना है। यह रेगिस्तानी स्थलाकृति है जिसमें कठोर चट्टानों का एक विशाल विस्तार है। यह रेत की अनुपस्थिति से चिन्हित होता है जो हवा द्वारा समान रूप से हटा दिया जाता है। इसे रेंग के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। सभी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, या सूर्य और चंद्रमा के दाएं स्थित होता है, सूर्य और चंद्रमा के बाएं स्थित होता है, या फिर बी और सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। मेंडर्स के बारे में देखिए, यह एक प्रकार का लैंडफॉर्म है जो प्रवाहमान नदी के पानी से बनता है। मेंडर्स के निर्माण में कोरियोलिस बल की कोई भूमिका नहीं होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। मेंडर्स कहीं कहीं इसे मियांडर्स भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला आपका सही, दूसरा गलत है। मियांडर्स या मेंडर्स के निर्माण में कोरियोलिस बल की भूमिका नहीं होती, आपका गलत हो जाएगा। कोरियोलिस बल की इसमें मतलब बहुत सी अधिक भूमिका होती है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कोरियोलिस बल के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण इसका मुख्य रूप से निर्माण होता है। सही आंसर ये है, दूसरा गलत हो जाएगा। बेगुला धारा अटलांटिक महासागर में, इरमिंगर अटलांटिक और केनारी धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी विकल्प सही है। बेगुला या उत्तर जो अटलांटिक महासागर में है, बेगुला और इरमिंगर यह दोनों अटलांटिक महासागर में, और कैनारी धारा यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चरनोजम मिट्टी के बारे में देखिए, यह समशीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है और यह काले रंग की होती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। चरनोजम मृदा के बारे में दोनों विकल्प सही है। यह काले रंग की होती है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। फास्फोरस, एसिड और अमोनिया जैसे जो पोषक तत्व होते हैं इनकी उच्च सांद्रता पाई जाती है। उसके साथ साथ चरनोजम मिट्टी में 4 से लेकर के 16% के बीच इसमें ह्यूमस की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प चरनोजम मृदा के बारे में सही है। ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवाई प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार सर्वाधिक विनाशकारी होता है। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार बहुत शांत होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही। सर्वाधिक तीव्र जो विस्फोट होता है वो पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी में होता है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक विनाशकारी उद्गार होता है पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी में। ठीक, और उसके साथ साथ जो आपका हवाई प्रकार का ज्वालामुखी है इसका उद्गार तरल लावा की प्रधानता होती है, गैसों की तीव्रता कम होती है और ऐसे ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट कम देखने को मिलता है। ठीक, तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के स्थित होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? प्रति चक्रवाती परिस्थितियां का पाया जाना, ठंडी महासागरीय जलधाराओं से अति शुष्क पवने का मतलब प्रभाव होना, बादलों का निर्माण न होना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो मरुस्थल पाए जाते हैं प्रति चक्रवाती दशा होती है जिससे हमारी ठंडी एवं भारी होकर के नीचे बैठती हैं। ठीक है, जिससे यह आर्द्रता ग्रहण करके वर्षा नहीं कर पाती हैं। ठीक, और जिस क्षेत्र में हवाएं ठंडी होकर के नीचे बैठती हैं वहां के तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है। मौसम शुष्क हो जाता है। ठंडी महासागरी इसके तटीय क्षेत्रों में आप देखेंगे ठंडी महासागरी धारा चलती है। ठीक है, जैसे आपका इधर पेरू की धारा हो गई। ठीक है, पेरू की धारा हो गई। उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अगर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में इधर हम देखें, इधर जो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जलधाराएं जो प्रवाहित होती हैं। ठीक, तो ये सब जो है ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं जिससे इस क्षेत्र को शुष्क बना देती हैं, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। उसके साथ साथ इन क्षेत्रों में बादलों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हवाएं भारी एवं ठंडी होकर के नीचे बैठती हैं, आर्द्रता ग्रहण करने में असमर्थ होती हैं, जिससे बादलों का निर्माण नहीं होता है, वर्षा नहीं होती है और मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही हो। महासागरीय लवणता के बारे में देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समांतर लवणता घटती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला तो आपका सही, दूसरा गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर लवणता सही नहीं पाई, सबसे अधिक नहीं पाई जाती है। सबसे अधिक जो लवणता है आयनवृत्तों के बीच पाई जाती है, अर्थात कर्क और मकर रेखा के आसपास पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर तापमान, भूमध्य रेखा पर सूर्यातप की प्राप्ति सबसे अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लवणता अधिक नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर डे संवहनी धाराओं द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, संवहनी वर्षा होती है 2 से 4 बजे के बीच में, जिससे यहाँ का जो तापमान है वो मैनेज हो जाता है। ठीक, जिस कारण यहाँ पे अधिक लवणता नहीं पाई जाती है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। काला सागर के बारे में देखिए, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया, इसमें से किन देशों की सीमा काला सागर के साथ लगती है? ये आपको बताना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4, 2 3 4। जॉर्जिया, तुर्की और रोमानिया, इनकी सीमाएं जो है काला सागर से लगती है। ठीक है, काला सागर से लगती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर को गुटेनबर्ग असफलता द्वारा मेंटल से अलग किया जाता है और यह मुख्य रूप से लोहे और निकिल से बना होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, देखिए जो भारत जो सॉरी पृथ्वी के जो धरातली क्षेत्र से लेकर के आंतरिक कोर वाले सेक्शन, कोर वाला जो आपका क्षेत्र है, उसके बीच में जो परतें पाई जाती हैं और उन परतों को कौन सी असंबद्धता अलग करती है, उसकी अगर हम बात करें स्टार्टिंग से लेकर के, तो आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है वो है कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता। ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इसके बीच में मोहु असंबद्धता पाया जाता है, मोहविकक असंबद्धता पाया जाता है। ठीक है, मोहविकक असंबद्धता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, इन दोनों के बीच में रेपती असंबद्धता पाया जाता है। ठीक है, रेपती असंबद्धता पाया जाता है। लोअर मेंटल, लोअर मेंटल हो गया और बाह्य क्रोड हो गया, बाह्य क्रोड, इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है वो आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है। ठीक है, अब बाह्य क्रोड या अपर क्रोड और लोअर क्रोड के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, यह आपका लेहमन असंबद्धता है, लेहमन असंबद्धता। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, गो कोर को गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा मेंटल सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो कोर हो गया आपका, ठीक, और मेंटल हो गया, इसके बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पंपास घास के मैदान के बारे में देखिए, अर्जेंटीना में है और यह 25 से 75 सेंटीमीटर तक भिन्न हो सकता है। इसमें वनस्पति या जानवरों में ज्यादा विविधता नहीं देखने को मिलती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, सभी विकल्प सही है। वर्षा की मात्रा 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। वनस्पति और जानवरों में ज्यादा विविधता देखने को नहीं मिलता है और यह अर्जेंटीना में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वेज कैनाल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉकेसाइड प्रजाति दीर्घ कपाली होते हैं। मंगोलायड प्रजाति का नासिका सूचकांक मध्यम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय दिक्पात का मान अलग अलग होता है। चुंबकीय नति का मान विषुवत रेखा पर 0 और ध्रुव पर 90 होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीकी जनजाति नहीं है? कौन एक अफ्रीकी जनजाति नहीं है? अचुआ, बंधु, बिंदिबू या फिर मसाई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदिबू। बिंदिबू या अफ्रीकी नहीं है। ठीक है, बिंदिबू की बात करें, यह मुख्य रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, बाकी अचुआ, बंधु और मसाई ये सभी जो है अफ्रीकी जनजातियां हैं। ठीक है, जिसमें से अचुआ की बात करें, यह कांगो वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अचुआ कांगो वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बंधु की बात करें, बंधु जो है यह भूमध्य रेखी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जो आपका भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, और मसाई की बात करें, यह आपके केन्या वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता अथवा प्रभाव मापता है, जबकि मार्केली स्केल भूकंप में हुई ऊर्जा की मात्रा को मापता है। रिएक्टर स्केल एक मात्रात्मक स्केल है, जबकि मार्केली स्केल एक गुणात्मक स्केल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत हो। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने की बात करें, यह भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का मापक है। रिएक्टर द्वारा भूकंप की ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, जो आपका भूकंप है, भूकंप की ऊर्जा को मापा जाता है रिएक्टर स्केल द्वारा। ठीक है, और जो आपका मार्केली स्केल है, मार्केली स्केल की अगर हम बात करें तो यह जो है इसका रिएक्टर स्केल जो आपका मात्रात्मक है। ठीक है, बाकी मार्केली स्केल यह जो है तीव्रता पैमाने के रूप में इसे जाना जाता है और यह घटना के कारण दिखाई देने वाले जो नुकसान है उसका मापन करता है। ठीक है, भूकंप के द्वारा जो नुकसान होता है इसका मापन करता है मार्केली स्केल। ठीक है, तो जो आपका नुकसान है
उसका मापन इसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर कम होती है। वायुमंडल को मुख्यतः तापमान के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। बैरोमीटर के बारे में देखिए। बैरोमीटर रीडिंग में तेजी से गिरावट साफ मौसम का संकेत है। बैरोमीटर रीडिंग में तेजी से वृद्धि तूफानी मौसम का संकेत है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। बैरोमीटर रीडिंग में तेजी से जब गिरावट होता है तो मौसम तूफानी होने की बात की जाती है। ठीक है, मौसम जो है तूफानी होने की बात की जाती है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और उसके साथ साथ बैरोमीटर बैरोमीटर में जब तेजी से वृद्धि होती है, बैरोमीटर में जब तेजी से कमी तब आंधी तूफान आने की बात की जाती है। ठीक है, और जब तेजी से वृद्धि होती है तब साफ मौसम होने का संकेत मिलता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में देखिए। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट हवाएं दिसंबर और फरवरी के बीच भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार हैं। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं भारतीय मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही है। जो पछुआ जेट स्ट्रीम है, इसी से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है और यह भारत के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है, यह धाराएं भारतीय मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चक्रवातों के बारे में देखिए। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त होती है। शीतोष्ण चक्रवात वाताग्रोह के कारण बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न नहीं होते। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला आपका गलत है। पहले में क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त होती है, गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है वामावर्त होती है, वामावर्त होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 से 45 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों की पश्चिमी सीमाएं, शीतकाल में वर्षा, यह किसकी विशेषता है? किस जलवायु की बात की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। ठीक है, जिसका विस्तार 30 से 45 अक्षांशों के बीच पाया जाता है, मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। और इसका जो आपका ग्रीष्म ऋतु है शुष्क होता है, और वर्षा जो होती है शीतकाल में ही होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? स्टेपी घास का मैदान रूस में, वेल्स साउथ अफ्रीका, पंपास उत्तरी अमेरिका और प्रेयरी ब्राजील। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए पंपास की अगर हम बात करें, पंपास घास का मैदान जो पाया जाता है, यह पाया जाता है आपके अर्जेंटीना में। पंपास घास का जो मैदान है यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, और प्रेयरी पाया जाता है अमेरिका में, प्रेयरी अमेरिका में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी आपके दोनों विकल्प पहला और दूसरा सही है। निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका देखिए आपका हो जाएगा बृहस्पति पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका बृहस्पति पहले नंबर पे है, फिर है आपका शनि दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका पृथ्वी तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका शुक्र है दूसरे नंबर पे, फिर बुध है पहले नंबर पे। एक सेकेंड, पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे, शुक्र है आपका चौथे नंबर पे, और यह पांचवें नंबर पे। ठीक है, पांचवें नंबर पे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट एक बड़ी प्लेट नहीं है? यूरेशिया, अंटार्कटिका, प्रशांत या फिर अरेबियन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरेबियन प्लेट एक छोटी प्लेट है। ठीक है, अरेबियन प्लेट छोटी प्लेट है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। टोटल जो बड़ी प्लेट है उनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस एकमात्र देश है जो काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। ईरान लाल सागर और कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए काला सागर रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की के साथ सीमा साझा करता है। लाल सागर से देश जो तटस्थ है, या कह सकते हैं कि लाल सागर से जो अपनी सीमा साझा करते हैं वो आपका यमन है, मिस्र, इरिट्रिया, सूडान और सऊदी अरेबिया है। कैस्पियन सागर से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान की सीमा लगती है। भूमध्य सागर पर तटीय रेखा वाले जो देश हैं यह अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया और ट्यूनीसिया है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जल धारा है यह बताना है? फ्लोरिडा, लेब्राडोर, आकोटस्क, अलास्का, क्यूरोसियो और हम्बोल्ट।
हम्बोल्ट को ही पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें बताना है गर्म जल धारा कौन सी है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 145 145। ठीक है, क्यूरोसिवो। ठीक है, क्यूरोसिवो जल धारा। और उसके साथ साथ आपका जो अलास्का जल धारा है, ठीक है, अलास्का जल धारा और फ्लोरिडा, ये सभी गर्म जल धाराएं हैं। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 145। बाकी फ्लोरिडा धारा की बात करें, या उत्तरी अटलांटिक की गर्म जल धारा है। लेब्राडोर धारा या उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जल धारा है। अकोटस रूस के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा है। ठीक है, अलास्का धारा या उत्तरी प्रशांत महासागर की एक गर्म जल धारा है। क्यूरोसिवो उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। हम्बोल्ट या पेरू जल धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल और समताप मंडल में पाई जाती हैं। सबसे कम तापमान मध्य मंडल में दर्ज किया जाता है। सभी रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका वायुमंडल में सभी मौसमी गतिविधियां जो होती हैं, जो घटनाएं देखने को मिलती है क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं, समताप मंडल में यह घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की सभी मौसमी गतिविधियां केवल क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। दूसरा आपका सही है, मध्य मंडल में सबसे ठंडा तापमान पाया जाता है। ठीक है, सबसे ठंडा तापमान पाया जाता है। और आकाशीय तरंग संचरण में रेडियो तरंग जो आपका 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है, इसकी आवृत्ति होती है और यह आयन मंडल से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है। लेकिन यदि रेडियो तरंगों के 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति हो तो यह आयन मंडल से परावर्तित नहीं होता है, क्योंकि वह आयन मंडल को भेद नहीं पाता है। ठीक है, तो सभी रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती है, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, जिनकी आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, यह आयन मंडल से परावर्तित नहीं होती हैं। ठीक, 2 से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज की जो आपकी होती हैं रेडियो तरंगे, यह आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। महासागर का औसत तापमान ओएमटी के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ठीक है, मानसून चक्रवात महासागरीय ऊष्मा परिवहन, इसमें से कौन जो है जलवायु पैरामीटर है मौसम पूर्वानुमान का, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन की प्रचुरता को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए इसके लिए जो है डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्च जल संधि के बारे में देखिए किसके किसको जोड़ता है? कर्च जल संधि जो है काला सागर को अजेय सागर से जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही है, काला सागर को अजेय सागर से जोड़ता है कर्च जल संधि। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा निम्न में से किससे होकर गुजरती है? सामोआ, टोगो, ए और बी दोनों या फिर फिजी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सामोआ और टोगो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा जहां से होकर के गुजरती है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। ठीक है, यहां से होकर के गुजरती है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तारों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो है सबसे उत्तर में आ जाएगा आपका व्लादिवोस्तोक, कहाँ पे है? रूस में है, तो ये आपके पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका बीजिंग, ये चाइना में है। ठीक है, चाइना में दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है आपका आ जाएगा सियोल, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, फिर आ जाएगा टोक्यो, जापान। ठीक, जापान। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 4 2 1 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आर्कटिक सर्कल के बारे में देखिए, यह जो है किन देशों से होकर के आर्कटिक सर्कल गुजरता है? डेनमार्क, नॉर्वे, रूस या फिर अमेरिका। फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक सर्कल इन सभी देशों से होकर के गुजरता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोलंबस जायर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और हेयर हॉल जायर उत्तरी प्रशांत महासागर में, टर्टल जायर दक्षिण प्रशांत महासागर में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, विश्व में कुल जो जायर की बात करें वो आपके 5 हैं। ठीक है, जिसमें से उत्तरी अटलांटिक जायर, दक्षिणी अटलांटिक जायर, उत्तरी प्रशांत जायर, दक्षिणी प्रशांत में जायर, दक्षिणी प्रशांत जायर और हिंद महासागर जायर। ठीक है, जिसमें से कोलंबस जायर या उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, हेरहॉयडल जायर जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और टर्टल जायर है उत्तरी प्रशांत महासागर में। सही आंसर इसका हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, पीएसएल भूकंपी तरंगे जो प्राथमिक, सेकेंडरी और धरातली हैं, इन प्राथमिक, द्वितीयक और जो लव तरंगे हैं,
इनके सिस्मोग्राफ पर आने का सही क्रम क्या है? यही मतलब इनके आने का सही क्रम है, ठीक है। केंद्रीय भूकंपीय अंतराल का अर्थ सिस्मोग्राफ पर पहली भूकंपीय तरंग और अंतिम भूकंपीय तरंग के आगमन के मध्य के अंतराल से है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका गलत है, क्यों? क्योंकि भूकंपीय गैप एक शब्द है जिसका उपयोग विवर्तनिक गतिविधि वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सही आंसर ये हो जाएगा। उच्च ज्वार एक भौगोलिक परिघटना है, निम्नलिखित में से कौन इसके प्रमुख लाभ है? मत्स्यन, विद्युत उत्पादन, नेविगेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। उच्च ज्वार जहाँ पे आते हैं, मत्स्यन मुख्य रूप से वहां पे होता है, उसके साथ साथ विद्युत का उत्पादन होता है और नेविगेशन भी किया जाता है। तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किन बलों के बीच संतुलन के कारण ज्वार भाटा आता है? चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, केंद्रापसारी बल। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका गलत है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जहाज का निर्माण होता है व्लादिवोस्तोक में, लोहा एवं इस्पात निर्माण पिट्सबर्ग और ऑटोमोबाइल डेट्रॉयट। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है, ठीक है। बाकी कुछ क्षेत्र और वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, किसके उत्पादन के लिए आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी इंजीनियरिंग उद्योग है कीव, मांस उद्योग है कंशांस, फिल्म उद्योग के लिए हॉलीवुड, जहाज निर्माण के लिए ग्लासगो, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए डेट्रॉयट, लोहा एवं इस्पात निर्माण के लिए चेलियाबिस्क और सूती वस्त्र उद्योग के लिए ओसाका, लेंस निर्माण उद्योग के लिए म्यूनिख जो कि जर्मनी में है, मिट्टी के बर्तन का निर्माण होता है मुल्तान में, जहाज का निर्माण व्लादिवोस्तोक में होता है, लोहा में इस्पात का निर्माण पिट्सबर्ग में होता है, लोकोमोटिव निर्माण होता है फिलाडेल्फिया में और जहाज का निर्माण होता है नगोया में, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। लौह अयस्क के बारे में देखिए, हीमेटाइट में लगभग 60 से 70% आयरन पाया जाता है, मैग्नेटाइट में 72.4% तक आयरन पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हेमेटाइट में 60 से 70% तक आयरन होता है और मैग्नेटाइट में 72%, 72.4 मतलब इस 70% से अधिक मैग्नेटाइट पाया जाता है, ठीक है, आयरन पाया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। कुजनेट्स बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, कोयला, लोहा या फिर सेमीकंडक्टर। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुजनेट्स बेसिन जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कुजनेट्स बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ पे है? यह जो है आपके रूस यूक्रेन वाले क्षेत्र में। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान है और ग्रेनाइट बहिर्भेदी अग्नेय शैल है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है, दोनों विकल्प सही है। अंतर्भेदी अग्नेय शैल उस मैग्मा से बनता है जो भूपर्पटी के भीतर ठंडा होकर के जम जाती है और सबसे प्रसिद्ध जो अंतर्भेदी अग्नेय शैल है वो ग्रेनाइट है, ठीक है। बहिर्भेदी अग्नेय शैल यह मैग्मा की भूमि के सतह के बाहर आने पर लावा कहलाता है, जिससे पृथ्वी की सतह पर नवीन चट्टानों या संरचनाओं का निर्माण होता है। इसे बहिर्भेदी चट्टान कहा जाता है, ठीक। और यह जो है बेसाल्ट प्रकार का होता है, ठीक है, या फिर से बेसाल्टिक से। तो बेसाल्ट जो है या अंतर्भेदी जो होता है वो आपका क्या होता है? अंतर्भेदी की अगर हम बात करें तो ये अग्नेय शैल होते हैं और बहिर्भेदी जो है आपका बेसाल्ट होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। सारगैसो सागर के बारे में देखिए, यह केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है, ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होती है और यह कौन सी प्रवाल भित्ति का लक्षण है? तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक या फिर टॉल या फिर ये और भी दोनों। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है टॉल प्रवाल भित्ति, ठीक है, जिसे एटॉल प्रवाल द्वीप कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लोकसभा को सूचित किया गया है कि भारतीय तटरेखा में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तटीय कटाव क्षरण की स्थिति के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक तटरेखा का क्षरण हुआ है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बृहद अथवा उच्च ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। लघु या निम्न ज्वार शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे उच्च सागर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा INC 5 सत्र का जो संबंध है किससे है, इसका संबंध किससे आपको बताना है। देखिए इसका जो संबंध है यह वैश्विक प्लास्टिक संधि से है। ठीक है, वैश्विक प्लास्टिक संधि से है, जो 2024 में किया गया था। ठीक है, जो प्लास्टिक कचरा है इसके निपटान करने के लिए, ठीक है, इसको पर्यावरण के अनुकूल निपटान करने के लिए यह संधि की गई थी। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नया जलवायु वित्त लक्ष्य, कार्बन बाजार समझौता, मीथेन कम करने पर घोषणा। और इनमें से कौन जो है COP29 सम्मेलन से संबंधित है, इसका संबंध COP29 से यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन सभी का संबंध है COP29 से। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, COP29 UNFCCC द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। ठीक है, और सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी जो COP29 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो यह जो है बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखिए, यह भारत में सऊदी के संरक्षित क्षेत्र है जिनका संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होता है। राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन का कार्य केंद्र सरकार का है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केवल दो विकल्प सही हैं। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो 1972 के तहत इसका संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार का है, लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार जो NTCA है, इसकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। तो जो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन का कार्य केंद्र का होता है, गलत है, राज्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यों द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें जो है NTCA जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ जो आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है NBWL, इन दोनों के द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो सही आंसर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण के बारे में देखिए, यह समताप मंडल में ओजोन की बढ़ती मात्रा को संदर्भित करता है। इसकी निगरानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत की जाती है और यह एक द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। ग्राउंड लेवल ओजोन यह प्रदूषण से इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है पृथ्वी की सतह पर ओजोन की अत्यधिक उपस्थिति से इसको संदर्भित किया जाता है। ठीक है, और यह वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है। तो यह जो है पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समताप मंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक, और दूसरा और तीसरा की बात करें तो ग्राउंड लेवल ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है, यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन इसकी निगरानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें सही पूछा है। ठीक है, तो यह जो है दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है। ठीक, ऑप्शन बी। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएनसीसीडी के बारे में कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बर्ट डिजर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह कानूनी से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और 1994 में इसे स्थापित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। पवित्र उपवन के विभिन्न नाम और उनसे जुड़े राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सुमेर। देवराई पवित्र उपवन महाराष्ट्र में पाया जाता है, देवगुड़ी छत्तीसगढ़ में, ओरड़ उड़ीसा में और सारण झारखंड में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। पवित्र उपवन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो आपका सारण है झारखंड में पाया जाता है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि में मुख्य रूप से पवित्र उपवन जो है ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। CSIR NEERI के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक अनुसंधान संस्थान है जो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। स्थापना 1958 में हुआ था और नागपुर में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है, सॉरी कौन सा विकल्प गलत है, यह बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके कुल जो है 5 क्षेत्रीय जो कार्यशाला है या फिर कह सकते हैं कि कार्यालय इसके जो है 5 हैं। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पे।
कहाँ कहाँ पे? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ये गलत है। फ्लू गैस है डिसल्फराइजेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जीवाश्म ईंधन संचालित बिजली घर, परमाणु ऊर्जा से संचालित बिजली घर, ऑयल रिफाइनर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन संचालित बिजली घर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में कौन सा विकल्प सही है? किस प्रदूषण से संबंधित है या किस प्रदूषण को नियंत्रित करने की बात की जा रही है इसके अंतर्गत? देखिए, इसके माध्यम से जो वायु प्रदूषण है इसको नियंत्रित किया जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है? यह एक एनजीओ है और यह संस्था व्हेल के व्यवसाय के शिकार के खिलाफ काम करती है। कौन सा कथन इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग जो है एक अंतर सरकारी संगठन है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। एक सेकेंड, देखिए इसमें सही पूछा है ना, तो इसका जो सही आंसर है ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, न कि एनजीओ है। ठीक है, और यह वेल के व्यवसाय के शिकार के खिलाफ काम करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहला आपका गलत हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। ठीक है, पहला जो है गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी अगर इसके बारे में हम कुछ और देखें तो इसकी जो स्थापना, इसकी जो शुरुआत की गई थी, यह 1946 से की गई थी। ठीक है, 1946 से। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण यूएनईपी के साथ काम करने वाली एक पर्यावरण संधि है। विश्व वन्यजीव कोष सीएमएस की बैठक में भाग लेता है और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया का उपयोग बढ़ा रही है और इसके पीछे मुख्य रीजन क्या है? देखिए, इसकी अगर बात करें, नीम का लेप मिट्टी में यूरिया के वितरण की दर को धीमे कर देता है। ठीक है, जैसे जो यूरिया है इसकी मिट्टी में घुलने की जो दर है, अगर सामान्य यूरिया है तो बहुत तेजी से घुल जाएगा और नीम लेपित यूरिया है तो धीरे धीरे घुलता रहेगा और इससे जो पोषक तत्व हैं वह पौधों को धीरे धीरे मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इसका जो अन्य उद्देश्यों से भी इसकी कालाबाजारी होती थी, उससे भी इससे बचा जा सकता है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। सोप स्टोन के बारे में देखिए, यह एक सादी चट्टान है और उत्तराखंड में इसका खनन होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, सोप स्टोन जिसे स्टेटाइन के नाम से जाना जाता है और यह एक नरम रूपांतरित चट्टान है जो मुख्य रूप से टैल्क या क्लोराइट, डोलोमाइट और मैग्नीसाइट की भिन्न भिन्न मात्राओं से इसका निर्माण होता है। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। दक्षिणी कैलिफोर्निया वर्तमान में गंभीर जंगली आग संकट का सामना कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इस संकट के लिए उत्तरदायी थी? जो आया था ना, आग लगी थी दक्षिण कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में, जिससे हॉलीवुड वाला जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। इसमें आपको बताना है किस हवा के कारण यह आग लगी थी, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सांता आना। ऑप्शन बी सही है, सांता आना। मियावाकी तकनीक या कार्यविधि में पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं। इस तकनीक में काफी कम स्थान में अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में पौधों को सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धी करनी पड़ती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार के चमगादड़, इथोपियाई भेड़िया और भालू, इनमें से कितने जीव परागण में सहायता करते हैं? कितने जीव परागण में सहायता करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी परागण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में, यह द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है और 2021 की तुलना में वनावरण में कमी आई है। वन एवं वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि ओडिशा में हुई है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, पहला आपका सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल पर इसका रिपोर्ट का प्रकाशन होता है और 2023 में जो प्रकाशन हुआ है यह 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो देश के वन, इसमें क्या कह रहा है कि वृक्षावरण के क्षेत्रफल में कमी आई है, वनावरण में कमी है, जो कि गलत है, वृद्धि देखने को मिला। ठीक है, वृद्धि आया है और सबसे अधिक जो वृद्धि देखने को मिली है वह मिजोरम में देखने को मिला है, मिजोरम में, तो उड़ीसा नहीं है। दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में कमी देखने को मिली है? किस राज्य के मैंग्रोव आवरण में कमी हुआ, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट के बारे में देखिए,
या जैव विविधता के लिए सकारात्मक परिणामों को एक मंच देने के लिए शुरू किया गया एक सम्मान अर्थात पुरस्कार है और इसकी शुरुआत विश्व आर्थिक मंच द्वारा की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट जैव विविधता के लिए सकारात्मक परिणामों को पुरस्कृत करने का एक वित्तीय साधन है। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही है? हाल ही में इसका 16वां सम्मेलन पहली बार किसी मध्य पूर्व एशिया के किसी देश में किया गया। 2026 में होने वाले 17वां सम्मेलन का आयोजन मंगोलिया में किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्राकृतिक स्थलों पर विचार कीजिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से कितने रामसर स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दोनों है? कितने जो है रामसर स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दोनों है, यह बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रामसर और मॉन्ट्रेक्स दोनों में शामिल जो आर्द्रभूमि है वो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक है। ठीक है, और पहले इसमें उड़ीसा का चिल्का झील भी था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया इस सूची से। ठीक है, तो इसका जो एक सेकंड देखिए, भारत एक ऐसा स्थल जो रामसर स्थल और विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो इसमें आपका सुंदरवन ये है। ठीक है, केवलादेव भी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ भीतरकनिका, इसमें जो है रामसर स्थल और विश्व धरोहर स्थल पूछा है तो सुंदरवन है। ठीक है, बाकी आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, रामसर स्थल तो है लेकिन यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल है इसके अंतर्गत यह शामिल नहीं है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है लेकिन रामसर स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है केवल एक ही है और वो है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर स्थल के साथ साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, सही आंसर एक हो जाएगा, ऑप्शन है। ऐसे कौन सी आर्द्रभूमि है जो वर्तमान में रामसर स्थल और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड दोनों के अंतर्गत शामिल? देखिए जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्राकृतिक जो जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है और उसका जो विलुप्ति की कगार पर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है या खतरा मतलब विलुप्त होने का खतरा बहुत अधिक होता है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और ऐसे केवल दो ही स्थल वर्तमान में है, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा लोकटक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कि वर्तमान में कौन आर्द्रभूमि रामसर स्थल और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड दोनों में शामिल है, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, चाहे सांबर हो चिल्का हो, पहले चिल्का था लेकिन इसे जो है इसे इस सूची से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैव विविधता प्रवणता से क्या अभिप्राय है? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में आने वाला अंतर, एक परितंत्र में विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतर, एक समुदाय में नर एवं मादा प्रजातियों की संख्या में अंतर। जैव विविधता प्रवणता से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश पे हम आएंगे तो प्रजातियों की विविधता, ठीक है, और पौधों की विविधता, पादपों की विविधता में वृद्धि देखने को मिलेगा। जैसे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर हम जाएंगे तो विविधता में कमी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ चाहे वो पौधे या पादपों की विविधता में भी कमी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिजीविता, पैरासिटिज्म में एक प्रजाति लाभ में रहता है और दूसरा प्रजाति को हानि होता है। परभक्षण, इसमें जो है दोनों प्रजाति हानि में रहते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, परभक्षण में एक प्रजाति लाभ में रहता है और दूसरे प्रजाति हानि में रहता है। ठीक है, एक को जो है फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। ठीक, किसमें? परभक्षण में। और परजीविता में एक को लाभ होता है और दूसरे प्रजाति जो है इसको हानि होता है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा उपलब्ध कुल जल की मात्रा का लगभग 3% है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का सबसे बड़ा जो स्रोत है भूमिगत जल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, पूछा है कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का जो सबसे बड़ा स्रोत है भूमिगत जल है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा उपलब्ध कुल जल की मात्रा का लगभग 3% है। एक सेकंड, इसमें सही पूछा ना, तो यह जो है आपका ए होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा की उपलब्ध कुल जल की मात्रा का 3% स्वच्छ जल के रूप में है जो कि पीने योग्य है। ये बात बिल्कुल सही है। बाकी सभी 97% जो है यह समुद्री जल या खारा जल है। ठीक है, जो पीने योग्य नहीं है। और पृथ्वी पर स्वच्छ जल का सबसे बड़ा स्रोत भूमिगत जल है, यह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जो स्वच्छ जल का स्रोत है यह है जो बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, बर्फ के रूप जो हिम पेटियां पाई जाती हैं बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी
जो भूमिगत जल है, जो भूमिगत जल है यह इससे 3% का जो स्वच्छ जल 3% पाया जाता है, इसका 24% भूमिगत जल के रूप में, ठीक है 24%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है इसमें, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है पहला सही दूसरा गलत, ठीक है सॉरी थोड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे भारतीय पर्यावरण मंत्रालय और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत के हिमालयी प्रदेशों के सतत विकास हेतु शुरू किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। भारत हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केरल सरकार के साथ मिलकर के इसकी शुरुआत की गई है और एक साझेदारी कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा समर्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय परिदृश्य में जैव विविधता है इसका संरक्षण करना। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड जो एनक्यू प्रदूषण है, इसमें कौन से प्रदूषण को शामिल नहीं किया गया? इसका जो प्रदूषण है इसमें कौन सा जो है शामिल नहीं है? अमोनिया, निकेल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बाकी अमोनिया और निकेल इन दोनों को शामिल किया गया। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 10 वर्ष में 70% प्रजाति की संख्या में कमी आना, प्रजातियों की संख्या 2500 से कम होना और केवल 250 या उससे कम परिपक्व समुदाय बचा। ये किस कैटेगरी में या कहते हैं किस आधार पर आईयूसीएन की सूची में शामिल किया जाता है? किस कैटेगरी के आधार सॉरी किस जो है आधार पर आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर जो है किसी कोई प्रजाति 10 वर्षों में 70% विलुप्त हो गई है, ठीक है 70% की संख्या में कमी आ गई है, प्रजातियों की संख्या 2500 कम हो गई हो और इसके केवल 250 या उससे कम ही परिपक्व सदस्य बचे हो, तब इसे आईयूसीएन की संकटग्रस्त सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, आईयूसीएन की संकटग्रस्त सूची में सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग वाले सेक्शन शुरू है, तो मैं आंसर बता ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 133 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 135 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर बी है 4। क्वेश्चन नंबर 137 इसका सही आंसर बी हो जाएगा 30 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 138 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 33 सही 1/3। और क्वेश्चन नंबर 139 इसका सही आंसर बी हो जाएगा 9 संबंधित हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 140 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके जीएस वाले सेक्शन जिसमें 140 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में हिंदी वाले सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बाकी पेड ग्रुप को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।